हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राम नर्सिंग क्लासेस। आपका स्वागत है राम नर्सिंग क्लासेस में। तो 2 क्लास हम 1000 MCQs की ले चुके हैं, जिसमें हम 40 क्वेश्चन तक डील कर चुके थे। आज की क्लास में हम 40 नंबर के क्वेश्चन से आगे डील्स करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी ऑल स्टेट के CHO हो, चाहे वो NHM स्टाफ नर्स हो, RRB हो, ग्रुप 5 हो, व्यापम, ग्रुप डी, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए। और जिन लोगों ने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है और ये आज की 3rd नंबर की क्लास है। तो जिन लोगों ने भी जो 2 क्लासेस हो चुकी है 1000 MCQs की, उनको नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको देखिए, फिर ये आज की क्लास देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द लोएस्ट pH is found in which of the listed body side। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए बॉडी के ऑर्गन्स में सबसे कम pH कहाँ देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या वो पैनक्रियाज में देखने को मिलता है, क्या स्टमक में देखने को मिलता है, क्या वो डेड्यूनम में देखने को मिलता है, या ब्लड में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए। किस साइड, बॉडी के किस साइड में हमको सबसे कम pH देखने को मिलता है। तो सबसे कम pH हमको स्टमक में देखने को मिलता है। और कितना में देखने को मिलता है, <2, जो मोस्ट एसिडिक होता है। कैसा होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। ठीक है, याद में रखना। और कितना, तो <। और क्यों देखने को मिलता है, तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी कौन सी है। क्या वो क्रेनियल कैविटी है, कि वो थैरोसिक कैविटी है, या फिर एब्डोमिनल कैविटी है, या पेल्विक कैविटी है। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, एब्डोमिनल कैविटी। ये बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी होती है, लार्जेस्ट कैविटी। ओके, और आपको बता दूं मैं, ह्यूमन बॉडी को 4 कैविटी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैविटी का नाम क्रेनियल कैविटी, सेकंड कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी, एंड क्रेनियल कैविटी ये 3rd नंबर की कैविटी, और ये जो पेल्विक कैविटी है ये 4th नंबर की कैविटी होती है। ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी है, इसको बताई मैंने कि 4 कैविटी में इसको डिवाइडेड किया है। जो पेल्विक कैविटी है ये पेल्विक कैविटी के अंदर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत आती है। जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंतर्गत चेस्ट, एब्डोमेन, थोरैक्स, ये सब, सॉरी थोरैक्स नहीं, चेस्ट, एब्डोमेन ये आते हैं इसमें। और थोरेसिक कैविटी एंड क्रेनियल कैविटी में ये तो आपको पता ही है ना। तो लार्जेस्ट कैविटी पूछे तो और स्मॉलेस्ट कैविटी पूछे तो आपको क्या बताना है, इन चारों ऑप्शन में से लार्जेस्ट की जगह, ये लार्जेस्ट की जगह अगर हम स्मॉलेस्ट कैविटी कर दें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम
लार्जेस्ट की जगह अगर स्मॉलेस्ट कर देते हैं तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्रैनियल कैविटी होता। अगर लार्जेस्ट कैविटी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको एब्डोमिनल कैविटी लिखना है, और स्मॉलेस्ट कैविटी के बारे में अगर आया क्वेश्चन तो क्रैनियल कैविटी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीबिया इज आल्सो कॉल्ड इज। तो टीबिया को और क्या नाम है? टीबिया का किस नाम से जानते हैं? टीबिया को साइन बोन, लॉन्ग बोन, स्मॉलेस्ट बोन, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट्स करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। करेक्ट आंसर ए होगा, साइन बोन। टीबिया को और किस नाम से जानते हैं हम? तो टीबिया को हम साइन बोन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन। तो बोन का इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? क्या वो स्पंजी बोन होती है, क्या वो पेरिस्टियम होती है, क्या वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, स्पंजी बोन। और स्पंजी बोन को क्या कहते हैं हम? कैंसिलस बोन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड द मेडुलरी कैविटी के अंदर स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मेडुलरी कैविटी में। ठीक, मान लीजिए, सॉरी, और ये जो पेरिओस्टियम है, ये पेरिओस्टियम ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बोन की। ओके, स्पंजी बोन तो इनर मोस्ट हुई, और आउटर बोन पूछे तो आउटर मोस्ट लेयर तो आपको बताना है पेरिओस्टियम। ठीक है, और कॉम्पैक्ट बोन ये हार्ड बोन होती है और मिडिल बोन भी होती है। ठीक, कॉम्पैक्ट बोन आल्सो नोन एज हार्ड बोन, और ये मिडिल लेयर होती है बोन की। स्पंजी बोन इनर मोस्ट लेयर, पेरिओस्टियम आउटर मोस्ट लेयर, कॉम्पैक्ट बोन मिडिल लेयर। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक बोन है, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक बोन है और इसकी ये 3 लेयर हैं। तो इनर मोस्ट लेयर हो गई ये स्पंजी बोन, एंड मिडिल लेयर हो गई कॉम्पैक्ट बोन, एंड आउटर मोस्ट लेयर को हम पेरिओस्टियम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड बिटवीन प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस। तो ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस ये जॉइंट के ही टाइप हैं, बोन के ही ये पार्ट हैं। ठीक है, तो इनके बीच का बॉन्ड क्या कहलाता है? किन किन के बीच का? प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस, इनके बीच का बॉन्ड क्या वो मेटाफाइसिस होगा, डाईफाइसिस होगा, कार्टिकुलर होगा, सॉरी आर्टिकुलर होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर टाइप करके बताइए क्या होगा। तो मैं आपको एक बोन का डायग्राम ड्रॉ करके बताने की कोशिश करती हूँ, आप आई होप आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि ये एक बोन है, अभी इसकी तीनों लेयर हमने पढ़े। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द बोन। ठीक, ठीक है, एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको हम डाईफाइसिस बोलेंगे, एंड ये जो बीच वाला भाई, सॉरी रॉन्ग हो गया, तो ये बोन है तो ये वाले पोर्शन को हम प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस बोलते हैं, और इसको मेटाफाइसिस बोलते हैं, और ये यहाँ से इस वाले पोर्शन को हम डाईफाइसिस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, डाईफाइसिस। एंड ये वाला जो पोर्शन है हम बोन का, इसको डिस्टल एपिफाइसिस बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, इट मीन्स ये वाला जॉइंट एंड डिस्टल एपिफाइसिस और ये लास्ट वाला जॉइंट्स, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, मेटाफाइसिस या डाईफाइसिस। अगर ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डाईफाइसिस के बीच का जॉइंट पूछे तो आप ये मेटाफाइसिस बताते, लेकिन क्वेश्चन में ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डाई एपिफाइसिस के बीच का बॉन्ड पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर डाईफाइसिस होगा। ओके, और डाईफाइसिस में ही येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट बिटवीन डाईफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस। तो अभी जॉइंट बिटवीन प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस के बीच में जॉइंट पूछा था, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा था, तो उसका करेक्ट आंसर डाईफाइसिस हो रहा था। और अभी यहाँ जॉइंट पूछा है डाईफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस के बीच का, तो मेटाफाइसिस होगा, एपिफाइसिस होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी ही जस्ट इसका करेक्ट आंसर अभी समझा के आए हैं आपको, तो आई होप कोई भी इसका रॉन्ग आंसर नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेटाफाइसिस होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मेटाफाइसिस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपल्सन ऑफ ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स पर वजाइना इज द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ। तो जो ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स देखने को मिल रहा है वजाइना में, उसको क्या बोलेंगे, हाइडाइडाइफॉर्मोर बोलेंगे, इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, या रिटेंट प्लेसेंटा बोलेंगे, या एब्रप्सियो प्लेसेंटा बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए। ये प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ग्रेप्स लाइक वेसिकल हमको हाइडाइडाइफॉर्मोर में देखने को मिलता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नॉन एज मोलार प्रेगनेंसी। ठीक है, ये एबनॉर्मली ग्रोथ हो जाती है वजाइना में, जो ग्रेप्स के जैसे दिखती है, इसलिए इसको मोलार प्रेगनेंसी बोलते हैं। 2 टाइप की मोलार प्रेगनेंसी होती है, एक कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी होती है और एक सेकंड होती है पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी। तो जो कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी होती है उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स के अंदर, और इसी को फीटल जिस फॉर्मेशन हो जाता है फीटल टिश्यू का, वो कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी कहलाती है। एंड देन सेकंड वन पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल फॉर्मिंग हो जाती है किस चीज़ की, प्लेसेंटा टिश्यू की। तो उसको जिसके कारण जो फीटस है वो सरवाइव नहीं कर पाता, वो पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी कहलाती है। ठीक है, एंड ये जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसमें जो फर्टिलाइज एग है वो इम्प्लांट हो जाता है आउटसाइड द यूटरस के आउटसाइड इम्प्लांट हो जाता है। मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलती है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आपको बताना है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ देखने को मिलती है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो फैलोपियन ट्यूब में। और ये जो रिटेंट प्लेसेंटा है वो क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा नॉर्मली 30 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाता है, लेकिन जब 30 मिनट के अंदर आफ्टर बर्थ 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं होता है तो इस सिचुएशन को रिटेंट प्लेसेंटा कहते हैं। अगर नहीं हुआ तो बेबी ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, और एब्रोप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा डिलीवरी से पहले ही
इनर मोस्ट लेयर में इनर मोस्ट लेयर की वॉल में डिटैच हो जाता है, उसको हम एब्रेप्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूट्रस की वॉल में डिटैच हो जाता है इनर लेयर में, तो इनर लेयर में तो उसको हम एब्रेप्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स ऑकर्स इन दी, तो सबसे ज़्यादा फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है? ड्यूडेनम में, जेजुनम में, इलियम में या केकम में? जल्दी इसका कमेंट्स करके सही आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जेजुनम होगा। तो जेजुनम में हमको मोस्ट एब्जॉर्प्शन देखना है, देखने को मिलता है किस चीज़ का? तो फैट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोक्राइन ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप्ड, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो बटरफ्लाई शेप्ड की होती, कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड या इनमें से बी या सी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, जो हमको किस शेप्ड की देखने को मिलती है? बटरफ्लाई शेप्ड की। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ, तो जो ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं ये किस चीज़ का मेन सोर्स होता है? विटामिन ए का, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो जल्दी इसका करेक्ट आंसर टाइप करके बताइए कमेंट्स बॉक्स में। तो ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स का मेन सोर्स क्या? रिच सोर्स या मेन सोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, विटामिन बी में प्रेजेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज आल्सो नॉन एज अम्बिलाइकल ग्रिप, तो इनमें से कौन सी ग्रिप को हम अम्बिलाइकल ग्रिप कहते हैं? क्या वो फंडल ग्रिप, लैटरल ग्रिप, पाउलिक ग्रिप या पेल्विक ग्रिप? तो जल्दी से कमेंट्स करके इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, लैटरल ग्रिप। तो अम्बिलाइकल ग्रिप को हम लैटरल ग्रिप बोलते हैं। और ये जो फंडल ग्रिप है हम इसको लिपोइड फर्स्ट भी बोलते हैं। फंडल ग्रिप या लिपोइड फर्स्ट ग्रिप हम इसको बोलते हैं। तो फंडल ग्रिप को ही हम लिपोइड फर्स्ट भी बोलते हैं। ठीक, एंड जो लैटरल ग्रिप है इसको हम अम्बिलाइकल ग्रिप या लिपोइड सेकंड ग्रिप भी हम इसको बोलते हैं। और जो पाउलिक ग्रिप है इसको लिपोइड थर्ड भी हम इसको बोलते हैं। ओके, जो अराउंड द अम्बिलाइकस उससे हम इसको चेक करते हैं। ठीक, अराउंड द अम्बिलाइकस हम इसको पाउलिक ग्रिप में चेक करते हैं या लैटरल ग्रिप में। ठीक, और पाउलिक ग्रिप में वन हैंड हम यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर की जो ग्रिप है उसको ल्यूपोर्ट फोर्थ या ट्रू पेल्विक के नाम से जानते हैं या पेल्विक फर्स्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो पाउलिक ग्रिप है इसको हम ल्यूपोर्ट थर्ड एंड पेल्विक सेकंड नंबर से भी जानते हैं। ठीक है, और जो पेल्विक ग्रिप है ये फर्स्ट नंबर की ग्रिप है, पेल्विक फर्स्ट इसको बोलते हैं, और इसी को हम ट्रू पेल्विक भी बोलते हैं। और ल्यूपोर्ट फोर्थ नंबर की ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवीजी एनालिसिस रिपोर्ट सो इन पीएच कितना दिया है? 7.55, PCO2 दिया है 35 mmHg एंड HCO3 दिया है 33। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बोलेंगे या रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस बोलेंगे? तो इसका जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होता है? क्या है?
क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ pH की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 7.235 से 45 होती है, 7.45, ठीक है। एंड PCO2 की नॉर्मल कंडीशन आपको बता दूं 35 to 45 होती है, और जो HCO3 है उसकी नॉर्मल कंडीशन, HCO3 की कंडीशन होती है 22 to 28। तो अब जल्दी से बताइए, जो HCO3 है वो मेटाबॉलिक को इंडिकेट करता है, और जो PCO2 है वो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है। तो अगर 7.35 से अगर कम है तो वो एसिडिक होगा pH, और 7.45 से अगर ज़्यादा है तो वो एल्कलोसिस की कंडीशन कहलाएगी। तो हमें यहाँ कंडीशन pH की कितनी दी हुई है, 7.55। तो ये एसिडोसिस तो होगा नहीं, तो ये एल्कोलोसिस होगा। तो एसिडोसिस वाली सारी कंडीशन हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम पता करते हैं। अब बची दो ही कंडीशन, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। और यहाँ पर PCO2 ये तो नॉर्मल रेंज में दिया हुआ है, और यहाँ पर HCO3 बढ़ा हुआ है, मतलब रेस्पिरेटरी ये होगा नहीं। बढ़ा हुआ है तो ये मेटाबॉलिक, और HCO3 क्या इंडिकेट करता है, मेटाबॉलिक। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज पोजीशन ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टोमी। तो ट्रैकियोस्टोमी के दौरान हम कौन सी पोजीशन देते हैं, रोज पोजीशन, स्निफिंग पोजीशन, क्रैम्प्ड रैम्पेड पोजीशन, या नी चेस्ट पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो हम ट्रैकियोस्टोमी के दौरान हम कौन सी पोजीशन देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, रोज पोजीशन होगा। और ट्रैकियोस्टोमी हम कौन से नंबर की रिंग पे करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज में सेकंड एंड थर्ड नंबर की बीच की रिंग में हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की रिंग को हम हाई रिंग बोलते हैं, एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच की रिंग को हम लो रिंग बोलते हैं। ओके, और रोज पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट पोजीशन भी हम इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमनली यूज पोजीशन ड्यूरिंग ET2। इंडोट्रैकियल करते समय हम रोज पोजीशन देंगे, रैम्पेड पोजीशन देंगे, स्निफिंग या ड्यूरेंट पोजीशन। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट्स करके बताइए। मैं यहाँ आपको बता दूं, जो ET होती है वो 2 टाइप की होती है, इंडोट्रैकियल ट्यूब। फर्स्ट होती है कप्ड एंड सेकंड होती है अनकप्ड। तो फर्स्ट जो एयर सील होती है ET ट्यूब कप्ड जो, और अनकप्ड जो होती है वो एयर सील नहीं होती है, ठीक है। और ये अनकप्ड जो होती है वो प्रिवेंट करती है ट्रेकिया के रप्चर होने से, और इसको मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में यूज करते हैं। और जो कप्ड होती है वो ये एडल्ट के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, स्निफिंग पोजीशन हम ड्यूरिंग ET ट्यूब इंसर्शन के दौरान देते हैं। अगर ET ट्यूब को निकालना हो तो हम उसको कौन सा टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, तो उसके लिए हम एक्सटुबेशन यूज़ करते हैं, रिमूवल ऑफ ET ट्यूब, तो उसको एक्सटुबेशन बोलते हैं। और इंसर्शन यानी ET ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन। तो बोन के फ्रैक्चर होने का मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है, सेप्टिसीमिया, हाइपरटेंशन, फैट एम्बोलिज्म, या
हेमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैट एम्बोलिज्म। अगर पेशेंट लॉन्ग बोन फ्रैक्चर का है तो उसमें सबसे ज़्यादा हमको किस चीज़ का रिस्क, तो फैट एम्बोलिज्म का रिस्क देखने को मिलेगा। फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर फ्रैक्चर हमें क्या देखने को मिलेगा, फैट एम्बोलिज्म। और 24 आवर्स से ज़्यादा अगर फैट एम्बोलिज्म हो रहा है तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को हमको मिलता है 24 आवर्स के बाद फ्रैक्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हीलिंग एन इन्फेक्टेड डेकोवाइटिस अल्सर। तो यहाँ पूछा गया है कि जो इन्फेक्टेड डेकोवाइटिस अल्सर है उसको हील करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस चेक करेंगे हम, या शेड्यूल्ड पीरियड्स ऑफ रेस्ट देंगे पेशेंट को, बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट देंगे, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर टाइप करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस हम चेक करेंगे डेकोवाइटिस अल्सर के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको HCG भी हम कहते हैं, वो किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है। एंडोमेट्रियम के द्वारा, कॉर्पस लूटियम के द्वारा, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्टिक ऑफ द प्लेसेंटा के द्वारा, या ग्राफियन फॉलिकल्स के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट्स करके आंसर बताइए। तो जो HCG हार्मोन है ये प्लेसेंटा के सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ये सीक्रेट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उन सब चीज़ों के लिए, तो ये HCG हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लेसेंटा का जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है वही HCG सिक्रेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मॉर्निंग सिकनेस के लिए इन प्रेग्नेंट वुमन में, ओके। और जो एंडोमेट्रियम होती है ये यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ओके। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है ये जब ये रप्चर होती है तो उसको हम ओवुलेशन कहते हैं, और जब बचा हुआ जो प्रोडक्ट रहता है हम उसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग पेशेंट। तो यहाँ पर पेशेंट ने डाइसल्फाम जो एंटाविज होती है वो इंटेक कर लिया है, तो नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, क्या अवॉइड करेगी ईटिंग, मतलब खाने के लिए क्या वो अवॉइड करेगी, फिग्स, चॉकलेट, एग प्लांट्स वगैरह को, या पीनट्स डेट्स को, या पिकल्स, सैलेड विथ विनेगर को, या मिल्क, कॉटेज चीज़, आइसक्रीम वगैरह को अवॉइड करने को बोलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पिकल, सैलेड विथ विनेगर, ये इनको खाने के लिए अवॉइड करेगी। जिस पेशेंट ने डाइसल्फाम एंटाव्यूज खा लिया है तो उसको पिकल्स, सैलेड, विनेगर, ये लॉन्ग टाइम पैक्ड चीज़ें खाने को अवॉइड करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि जिन लोगों में डाइसल्फाम ड्रग चल रही होती है उन लोगों को ऐसे कोई भी चीज़ नहीं खाने चाहिए जिसमें अल्कोहल या विनेगर हो। ये सब खाने से ड्रग के साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे पेशेंट में
नॉजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, मूड डिस्टर्बेंस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए उनको पिकल, सैलेड, विनेगर ये सब चीज़ें खाने से अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ अ बॉडी आयरन स्टोर इज। तो बॉडी का कौन सा मार्कर है जो मोस्ट सेंसिटिव होता है और जो आयरन को स्टोर करके रखता है? जल्दी से, सॉरी, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या सीरम फेरिटिन होगा, सीरम ट्रांसफेरिन होगा, या सीरम टोटल आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी होगा, या सीरम आयरन होगा? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर टाइप करके बताइए कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सीरम फेरिटिन होगा, जो आयरन को स्टोर करके रखता है बॉडी में और मोस्ट सेंसिटिव मार्कर होता है। बॉडी में आयरन का पता लगाने के लिए हम सीरम फेरिटिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन सा टेस्ट? सीरम फेरिटिन। और ये जो सीरम फेरिटिन टेस्ट है, इसके द्वारा हम निमोनिया का भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा निमोनिया हुआ है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मेंटेनिंग ए CVP प्रोसीजर विच वन ड्रग इज यूज्ड। तो कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे ड्यूरिंग CVP? कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? क्या वो हेपेरिन है, क्या डोपामाइन है, एट्रोपाइन है, या जाइलोकेन है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, हेपेरिन। CVP जब हम मॉनिटर करते हैं तो उस समय डिवाइस के टिप पर क्लॉटिंग का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए हम नॉर्मल सलाइन के साथ हेपेरिन को मिक्स करके फ्लो करते हैं। ठीक है, जिससे क्लॉटिंग वगैरह ना हो करके। और जो हेपेरिन है वो एंटीकोगुलेंट ड्रग है। हेपेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर हम क्या देते हैं? तो प्रोटामाइन सल्फेट हम हेपेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, नेम द सेल ऑर्गेनेला विच इज एसोसिएटेड विथ एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड एंड वार्म आउट ऑफ सेल। तो 4 ऑप्शन है, गोल्गी अपर्चर्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, या लाइसोसोम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आपको आफ्टर द क्लास कमेंट्स करके इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। ओके, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने भी मेरी क्लास को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़िएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके बताना विथ आंसर 60 नंबर क्वेश्चन का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।